तो देखो अभी हम करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा 5 मिनट आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है? ये ऐसा अधिकार है जो इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हमको सांस लेना जरूरी है ना, तो वैसे हमको मौलिक अधिकार भी क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हर इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, क्लियर है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हमने लिया कहां से? तो इसको हमने लिया कहां से? इसको हमने लिया कहां से? स्रोत क्या है? कौन से देश से? यूएसए। कहां से लिया? यूएसए से लिया, ठीक है। एक एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कहां से लिया? यूएसए से लिया। अब इसको यूएसए से हमने लिया, लेकिन कौन से भाग में रखा, कौन से पार्ट में रखा? तो कौन से भाग में रखा? हमने इसको रखा भाग 3 में। कहां रखा? भाग 3 में। उसके बाद कौन से आर्टिकल में रखा? भाग 3 के बाद कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल था 12 से लेके 35। कौन से आर्टिकल में रखा? तो 12 से लेके 35, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है? मौलिक अधिकार का नेचर, जैसे हर एक इंसान का नेचर होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, मौलिक अधिकार का नेचर क्या है? तो मौलिक अधिकार का नेचर मतलब इसकी प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है नेगेटिव, निषेधात्मक है। क्या है? निषेधात्मक, क्योंकि ये हमको राज्य के अगेंस्ट मिलता है, राज्य मतलब सरकार के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या है? निषेधात्मक। उसके बाद मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब हमको कितने मौलिक अधिकार मिले थे? तो जब संविधान बना, ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो उसको बोलते हैं मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान। तब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन आपको पूछा जाए अभी कितने हैं, अभी कितने, वर्तमान में आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हैं? 6। 6 हैं, अभी 6 हैं। पहले कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 6, ठीक। उसके बाद आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? ठीक है, इसकी सुरक्षा कौन करता है, संरक्षण कौन करता है? ठीक है, तो संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका इसका संरक्षण करता है, ठीक है। अब मान लो मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, ठीक है, क्या करना है? कोई संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, तो कौन कर सकता है संशोधन? संसद कर सकता है, ठीक है, संसद के पास ये पावर है। अब ये मौलिक अधिकार क्या सिर्फ भारत के लोगों को मिला है, भारत के नागरिकों को मिला है, कि विदेशी लोगों को भी मिला है? तो भारत के लोगों को भी मिला है और विदेशी लोगों को भी मिला है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये भारतीय प्लस विदेशी लोगों को मिला है, ठीक है। तो कौन कौन सा आर्टिकल मिला है उनको? आर्टिकल 14 में जो मौलिक अधिकार है वो मिला, और 20 से लेकर 28, ठीक है। सिर्फ भारतीयों को कौन सा मौलिक अधिकार मिला है? सिर्फ भारतीयों को, तो सिर्फ भारतीयों को 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ भारतीयों को मिला है। सारे भारतीयों को मिले लेकिन सिर्फ भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30 मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो भी राइट्स मिले हैं, आप मौलिक अधिकार में होते क्या है? कहीं भी आप स्वतंत्रता से घूम फिर सकते हो, कहीं भी आपको घूमने फिरने की आजादी है, ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार। आप कोई भी काम कर सकते हो, ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो, अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी भी कर सकते हो, ठीक है, ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। तो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। अब किसी भी कारण से आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, मतलब आप अपने मौलिक अधिकार का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। जैसे आपको कोई और अधिकार मिलेगा तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, सिर्फ मौलिक अधिकार में जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? एक वाद योग्य भी है। क्या है? वाद योग्य। इसका मतलब ये है अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय। क्या है? प्रवर्तनीय। इसका मतलब यह है आपके मौलिक अधिकार, जो भी आपको मौलिक अधिकार मिला है, अगर उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है
तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो यार मौलिक अधिकार ये, इसको अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, मौलिक अधिकार में तो ये लिखा है तो इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, प्रवर्तनीय है, आप इसके लिए भी न्यायालय जा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद हुए। हमने लिया कहां से, यूएसए से। कौन से भाग में रखा, भाग 3 में। कौन से आर्टिकल में रखा, 12 से 35। नेचर क्या है, निषेधात्मक। जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950, उसको अपन बोलते हैं मूल संविधान, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। तब कितने मौलिक अधिकार हमारे पास थे, 7। अभी कितने हैं, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। ठीक है, अब इसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी किसके पास है, न्यायपालिका। इसमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो कौन करेगा, संसद। अब कुछ कुछ मौलिक अधिकार विदेशी लोगों के पास भी है, तो भारतीय प्लस विदेशी 14, 20 से लेकर 28 ये विदेशी लोगों के पास भी है। सिर्फ भारतीय लोगों के पास क्या है, 15, 16, 19, 29, 30। ये वाद योग्य भी है, न्यायालय में प्रवर्तनीय भी है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप किससे मदद मांगने जा सकते हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। बाकी और आपका कोई अधिकार है, किसी को मार पीट दिए तो डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, मार पीट दिए नहीं, मार वार खा गए, ठीक है, तो अब डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार में ही बस आपको अधिकार मिला है, इसका अगर उल्लंघन होता है, इसका अगर हनन होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना, भाग 3 को अपन और क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, संविधान के कौन से भाग को अपन मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा क्या है, अब देखो इंग्लैंड में एक राजा था, हमको जो अधिकार मिला है, हमको जो मौलिक अधिकार मिला वो किसमें मिला है, भाग 3 में। अब बहुत साल पहले, 700-800 साल पहले इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था जॉन। क्या नाम था, जॉन। तो जॉन ने अपनी प्रजा को जिसमें जो अधिकार दिया था उसको बोलते मैग्ना कार्टा। जिस डॉक्यूमेंट में या जिस लिखित पर्ची जिसमें भी दिया था उसको बोलते मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा में इन्होंने अपनी प्रजा को अधिकार दिया, और हमको अधिकार किसमें मिला, भाग 3 में। तो भाग 3 भी मैग्ना कार्टा हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो टोटल 84 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 15-20 मिनट में। पहला सवाल, ठीक है, सबका ध्यान इस ओर होना चाहिए और दिमाग लगाना। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो कौन से भाग में वर्णित, अभी तो बताया, भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, क्या, मौलिक अधिकार। क्लियर, और भाग 3 को ही अपन क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को और क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहीं से अपन प्रेरित होकर वहीं से हमने लिया है, कहां से, अमेरिका से। ठीक, तीसरा सवाल, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। तो यह किया गया 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक। क्लियर, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, क्या है बताओ, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो ये ऑप्शन डी है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। कौन, हमारे मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं, वो इस वजह से कहलाते हैं, जैसे ही आप पैदा हो गए आपको मूल अधिकार मिल गया, और ये मूल अधिकार ऐसा है जिसको सरकार हमसे कभी छीन नहीं सकता। मूल अधिकार का फायदा क्या है, सरकार इसको हमसे कभी छीन नहीं सकता। ठीक है, मौलिक अधिकार भले सस्पेंड हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको छीना नहीं जा सकता, कभी भी ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। कौन हमेशा रहेगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो कितने अनुच्छेदों में बताओ, 21, 22,
23, 24, तो टोटल 24 है। अब जैसे आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक गिनोगे तो कितना आएगा? 24, ठीक है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल को हमने हटा दिया 31, तो अब कितना बचेगा? 23, ठीक है। पहले कितने आर्टिकल थे? तो 24 थे, अभी कितने हैं? तो 23 होंगे, ठीक है। समझ गया बात? 12 से लेके 35 गिनोगे तो गिन लो क्लास के बाद ना। फिर भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? थे लिखा है, थे लिखा, अगर है लिखा रहता तो ठीक है। तो कितने प्रदान किए गए थे? 7, ठीक है। मूल कर्तव्य में मूल मौलिक अधिकार में, ठीक है, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7। पहले हमारे पास 7 थे, अभी कितने हैं? तो अगला सवाल वही है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6, ठीक है। पहले थे 7, अब हैं 6, समझे? अब देखते हैं पहले 7 कौन से थे, अभी 6 कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, पहला जो हमको मौलिक अधिकार मिला है, ठीक है, वो क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है। दूसरा जो मिला है वो मिला है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब ये कौन से आर्टिकल से लेके मिला है? 19 से लेके 22, ठीक है। तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये मिला आर्टिकल 23 से लेके 24 में, ठीक है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें मिला अपने को? 25 से लेके 28, ठीक है, 25 से लेके 28 तक में मिला है ना, ठीक है। फिर पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसका आर्टिकल याद रखना क्या है? 29 से लेके 30, 29, 30। फिर 6, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 31 में था ना, संपत्ति का अधिकार। फिर 7वां अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 32, ठीक है। तो हम मूल संविधान में हमारे पास ये 7 अधिकार थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6, मतलब इन 7 में से एक को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किसको गायब कर रहे हैं? ठीक है, तो हम गायब कर रहे हैं ये पति संपत्ति के अधिकार को गायब कर रहे हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हम क्या कर रहे हैं? हटा दिए। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो कौन सा अधिकार बना दिया हमने इसको? अब इसको बोलते हैं विधिक अधिकार। इसको हमने क्या बना दिया? विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार, हमने इसको बना दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। पहले ये मौलिक अधिकार का था, अब ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। क्लियर है? ठीक है। पहले ये आर्टिकल 31 में आता था, अब ये आएगा आर्टिकल 300A में आएगा। पहले ये भाग 3 में आता था, अब ये आएगा भाग 12 में आएगा, ठीक है। पहले ये भाग 3 में आता था, अब ये भाग 12 में आ रहा है। अब हमने इसको यहां से उठा के वहां लेके गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ? 44 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में, ठीक है। तो 6 अधिकार हमारे पास हैं,
पहले 7 थे, 7 में से संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया, ठीक है, और उसको क्या बना दिया, विधिक अधिकार। आगे बढ़े। फिर 8वां प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यह मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान मतलब क्या, जो 26 जनवरी 1950 के दिन जिसको लागू किया गया वो है मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो मूल संविधान का हिस्सा था ना, तो मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अब यहीं पर क्वेश्चन आएगा, यह अधिकार की जगह मान लो कर्तव्य लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य लिखा है प्रश्न, तब क्या उत्तर होगा, तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वो तो मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। तो अभी मौलिक अधिकार देखो, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ठीक है। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, डीपीएसपी, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार में जो बात लिखा गया उसको आप लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ये सब नहीं है, सिर्फ मूल अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है किसके ऊपर, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है, ठीक है। और हनन होता है तो अपन दोनों के पास ही जा सकते हैं, उल्लंघन होता है मौलिक अधिकार का तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च मतलब हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, निलंबन मतलब सस्पेंड, कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। अब उसके पास पावर है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन क्यों करता है सस्पेंड, तो देखो आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में। फिर अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, सस्पेंड उसको कर सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों को। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर देगा। कौन से आर्टिकल के तहत सस्पेंड करेगा, आर्टिकल 359 के तहत सस्पेंड करेगा। 352 के तहत तो नेशनल इमरजेंसी लगा है ना, 359 के तहत वो सस्पेंड करेगा। किसको सस्पेंड करेगा, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। लेकिन सारे के सारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड नहीं करेगा, 20 व 21 को छोड़कर। पहले संविधान में लिखा था कि सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाएगा, बाद में चेंजेस होके क्या हुआ कि 20 व 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे, 20 और 21 आपके पास होंगे, बाकी सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। समझ आया। तो इसमें दो आर्टिकल और देख लिए, 352 और 359, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या लिखा है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल संशोधन किया जा सकता है, केवल कौन करेगा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या कोई नहीं, संसद करेगा। अभी तो लिख के बताया था ना, संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। देखो ऑप्शन कौन सही गलत बताना, निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निर्देशित कुछ भी सही नहीं है। अभी बताया ना हम, अपने मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है ना, तो यहां पर लिखा निलंबित नहीं किया जा सकता, तो क्या ये वाक्य सही है? ये गलत है। निलंबित किया जा सकता है, सही है, ये सही है। किसको किसको छोड़ के? 20 और 21 को छोड़ के। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो बी वाला सही है। कौन सही है? बी वाला। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में कौन आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्य के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यह आएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, तो आंसर वही होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है संरक्षक? तो न्यायपालिका है ना। क्वेश्चन नंबर 15। 16 की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? कौन दे सकता है आदेश? राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखना। बाकी ऑप्शन देके कंफ्यूज मत हो जाना कि राष्ट्र प्रधानमंत्री भी दे देंगे क्या, हर देश में घूमते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, कोई नहीं। तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है क्या? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या सभी को सुनिश्चित करना? तो बताओ, इसका जो आंसर है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से उसको क्या लेना देना, वो तो अलग ही टॉपिक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, एक आर्टिकल भी बना हुआ है इसके जरिए, आर्टिकल 32। तो देखो, और भी बहुत सारी स्वतंत्रता देता है ना एक इंसान को, घूमने फिरने की, रहने बसने की। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक, तो क्या ये सही है कि गलत? ये तो सही है, राज्य के अगेंस्ट मिलता है, तभी तो बोलते हैं ना इसका नेचर निषेधात्मक है। संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में, तो ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। लिखा गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहां लिखा है? वो तो डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में लिखा है। मौलिक अधिकार में कहां लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है। तो ये गलत है। या यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है ना, लेकिन यहां लिखा नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यूएसए से ही तो अपन, उसी से तो प्रेरित है ना। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, समझ गए बात? देखो एक बार रीड कर लो, समझ आया? आया समझ? ठीक, उसके बाद 20। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता, राइट टू इक्वेलिटी, 14 से लेके 18 अभी अपन पढ़े थे ना। ठीक है, 14 से लेके 18 कितने आर्टिकल आते हैं? तो टोटल 5। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछ लेता है लोग, जो जो उसमें 14 से 18, 14 माइनस 18 4 होता है बोल के 4 कर देते हैं। 4 नहीं है भाई, 5 है। ठीक है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत से आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? 18 के तहत। ठीक है, 18 में और क्या बोला है कि कौन सा उपाधि दे सकते हैं? सेना संबंधी और शिक्षा संबंधी,
ये 2 उपाधि बस दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकते। अगर भारत का कोई व्यक्ति है, अगर उसको उपाधि लेना है तो वो सबसे पहले किससे परमिशन लेगा? राष्ट्रपति से। अगर उसको विदेश से कोई उपाधि मिल रहा है तो उसको राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 18 में और क्या लिखा है? सेना संबंधी और शिक्षा संबंधी, इसके अलावा किसी भी तरीके का उपाधि नहीं दिया जाएगा। पहले के लोग अपने नाम के आगे जोड़ लेते थे ना, राय बहादुर, राय शमशेर, राजा महाराजा, ऐसा करके अपने नाम के आगे जोड़ लेते थे। अगर आप अपने नाम के आगे इसको जोड़ते हो, इसका मतलब यह है कि आप बाकी लोगों से अपने आप को अलग दर्शा रहे हो। मैं अपने नाम के आगे जोड़ लिया महाराजा तामेश, और आप सिर्फ चित्रेश, ठीक है। तो ये क्या होगा? अलग दर्शाएगा ना, वो सिर्फ नॉर्मल आदमी, मैं अलग से राजा महाराजा, तो ये अलग समानता दिखा रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो उपाधियों का क्या किया? अंत कर रहे हैं। तो समझ गए। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 23, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अपन जानते हैं। ये आर्टिकल 17 को ही बेस लेके ये सब कानून बना है, अधिनियम बना है, ठीक है। फिर निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन आता है बताओ? 14, 15, 16, 19, इसमें कौन सा आर्टिकल अलग है? तो आर्टिकल 19 अलग है, ठीक है। 14, 15, 16, अब इसमें जोड़ देता हूं 17 और 18, और ये सारे आर्टिकल किसके हैं? समानता के, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 समानता में नहीं आता, वो तो स्वतंत्रता में आता है, तो वही बस अलग हुआ है। समझ आ रहा है? संविधान के अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? बताओ। आर्टिकल 26 किसकी बात करता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। इसमें आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर, मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल, प्रॉपर्टी भी आप अर्जित कर सकते हो। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध आर्टिकल 26 में बोला गया है। लेकिन आर्टिकल 26 में प्रतिबंध क्या लगाया गया है? तो उसमें 3 प्रतिबंध लगाया गया था। क्या? एक, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है। ये 3 प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 26 में। आंसर कौन सा होगा बताओ? तो ये डी होगा इसका आंसर, 1, 4, 5, ठीक है। फिर इसका बताना, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता को, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति, बताओ। तो ये देखो, पहले तो बता दूं ये कौन से आर्टिकल में आता है। ये आर्टिकल 14 में, ये आर्टिकल 15 में, ये आर्टिकल 17 में, और ये आर्टिकल 19 में, ठीक है। चंपकम दोराई राजन वाला केस बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर है 15। चंपकम दोराई राजन वाला केस था ना, इनका क्या होता है? इनका एडमिशन नहीं होता मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। क्यों नहीं होता? इनका नंबर अच्छा रहता है लेकिन इनका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम वहां चेन्नई में क्या होता है? आरक्षण दिया जाता था, एडमिशन के टाइम में आरक्षण दिया जाता था, ठीक है। तो इनका एडमिशन नहीं होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, ठीक है, कि भाई मेरा नंबर अच्छा है, एडमिशन दो। तो सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला सुनाते हैं। लेकिन संसद क्या करता है? संसद फिर जो आरक्षण का जो कंसेप्ट है उसको मौलिक अधिकार में डाल देता है, ठीक है। और इसके तहत वो आर्टिकल 15 में चौथे नंबर का पॉइंट जोड़ता है, 15(4) को जोड़ता है। कब जोड़ता है? अब इसको जोड़ने के लिए वो पहला संविधान संशोधन करता है 1951 में। अब जिसके तहत क्या करता है संसद? जो भी सामान्य शिक्षण संस्था है, जो भी सामान्य शिक्षण संस्था है, वहां पर एडमिशन के टाइम में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो
तो लिस्ट चिपके नहीं रहता, ST SC OBC इन लोग का अलग लिस्ट चिपके रहता है, तो वही है सामान्य शिक्षण संस्था में आरक्षण। ठीक है, तो यहीं से आया। अगला प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किसमें दिया गया? समाचार पत्रों को आर्टिकल 19 लिखा ना, आर्टिकल 19 का के विशेष रूप से उपबंधित है। आर्टिकल 19 एक का प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। यह आर्टिकल 361 का बताओ, तो इसका ऑप्शन है क्या? ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा, ए होगा। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अपने को मिली है ना आर्टिकल 19 में, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो इसी में आता है। ठीक है, जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसी के अंदर आता है जो समाचार पत्र है, जो मीडिया है, उसको भी इसी के अंदर क्या दिया गया? हमने स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, फिर 28, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित कौन से अनुच्छेद में है? मतलब प्रेस को कौन से अनुच्छेद में आजादी मिला है? ठीक है, आ रहा समझ में? और 19 का 1 क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति का। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? आर्टिकल 19 में कितने टाइप का आपको स्वतंत्रता मिला है? बताओ कितने टाइप का मिला है? 6। पहला था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है हथियारों के बिना शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूम फिर सकते हो, पांचवा है रहने बसने की स्वतंत्रता, छठवा है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। याद हो गया कि लिखूं? हो गया ना? तो ये 6 प्रकार का मिला है, और ये सबको लाइन से याद करना, आगे पीछे मत करना, घूमने वाले पहले कर दिए, रहने बसने वाले बाद में कर दिए, ऐसा नहीं, सबका सीक्वेंस है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 19 से लेके 22, और 14 से 18 कौन है? समानता, और 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का, हड़ताल पर जाने का, और धर्म का। धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार है? हड़ताल पर जाओ ये नहीं है। ठीक है, घूमने फिरने जाओ ये मौलिक अधिकार है, कहीं भी घूमने फिरने जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा कौन सा है? आर्टिकल 21। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हो गया था। ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या होता है, जो मेनका गांधी जी जो थी उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। उनके पासपोर्ट को क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, और जब्त करने का कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया जाता कि इस वजह से जब्त किया गया है। तो ये केस कर देती है कि मेरे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, ये जो विदेश आप जो पासपोर्ट जो ले लियो, जब्त कर लियो, मतलब आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो, इसके वजह से उसको विदेश जाना, वो विदेश नहीं जा पाएगा। ठीक है, विदेश नहीं जा पाएगा, तो ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 21 कौन सा अधिकार देता है? जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है ये विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, और आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो कवर होते जाएंगे। तो समझ गए, विदेश वाला यात्रा का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21। ठीक है, और इसको लेके जो केस था वो क्या था? विदेश व यात्रा को लेके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कभी आर्टिकल 21 ना देके यहां पर 4 ठो केस दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा मेनका गांधी, तो आपको उसको टिक मानना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं
निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, या सभी को? केवल भारतीय नागरिकों को मिला है। अब जैसे मौलिक अधिकार में स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि ये भारतीय लोगों को भी मिला है, विदेशी लोगों को भी मिला है, तो भारतीय प्लस विदेशी, इनको कौन कौन सा मिला है? 14 और 20 से लेके 28। सिर्फ भारतीयों को क्या मिला है? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अनुच्छेद 19 किस में आ रहा है बताओ? सिर्फ भारतीय वाले में आ रहा है, सिर्फ भारतीय नागरिकों वाले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। समझ आया? संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध 23 से लेके 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से लेके 24। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान मतलब माइंस अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ठीक है, तो कितने वर्ष से कम आयु के? 14 वर्ष से कम। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी खतरनाक जगह, खतरनाक फैक्ट्री, माइन, खतरनाक जगह हो या ना हो खतरनाक जगह, आप उसको काम करवा ही नहीं सकते। कितने कम उम्र के बच्चे को? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, चाहे वो खतरनाक जगह हो या ना हो, आप उसको काम नहीं करवा सकते। समझ गए? कितने कम उम्र के बच्चे? 14 वर्ष के कम। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो लिखा है आर्टिकल 24 में। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 24 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, यहां पर यह बताया गया जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो जगह अगर गिरफ्तार हो गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब ये कौन से आर्टिकल में बोला है? आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो इसमें 3 बात बोला गया। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपने गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। सेकंड पॉइंट, वो अपने लीगल एक्सपर्ट या वकील को कॉल कर सकता है। और तीसरा, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये आर्टिकल 22 में लिखा है। समझ आया? फिर आर्टिकल 37, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसमें 2 मौलिक अधिकार आते हैं, 23 और 24। तो ये कौन से अंदर आता है? ये 24 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 24 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? एक गलती की एक ही सजा, एक गलती की 2 सजा नहीं होगी। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 20 में। लेकिन आर्टिकल 20 में टोटल 3 पॉइंट है। ठीक है, पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जियोपार्डी, तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अब देखो जो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो तो आर्टिकल 20 है, लेकिन आर्टिकल 20 का कौन सा पॉइंट? तो ये सेकंड पॉइंट। पहले वाले पॉइंट का भी मतलब बता देता हूं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को अगर आपको सजा देना है
तो जिस टाइम वो क्राइम किया है उस टाइम जो कानून चल रहा होगा उसके हिसाब से उसको सजा दोगे। ठीक है, जिस टाइम वो क्राइम किया उस टाइम जो कानून चल रहा होगा उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। नो डबल जियोपार्डी जो हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है, एक गलती की एक ही बार सजा, एक गलती की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 20 में लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा पॉइंट, सेकंड। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कौन कौन सा अधिकार दिया है। पहला देखो, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, यह है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है, अपने वकील को भी कॉल कर सकता है। तीसरा, अगर गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, पिक्चरों में होता है ना, कोई गिरफ्तार करने आते हैं किसी को तो बोलता है ना बताओ मेरा गलती क्या है, मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पिक्चरों में ऐसे बोलते हैं ना, फिर कारण बता देते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं अपने वकील को कॉल कर लेता हूं, वकील को कॉल करता है, वकील बोलता है ठीक है जा गिरफ्तार हो जा। अब गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना है। अब इन 24 घंटे के अंदर वो छुट्टी इंक्लूड नहीं होगा, आज गिरफ्तार किए शनिवार को छुट्टी था, इंक्लूड होगा नहीं। अब ऐसा नहीं बोल सकता शनिवार को तो 24 घंटा हो गया, नहीं गिनेंगे, छुट्टी इंक्लूड नहीं होगा। फिर रविवार आ गया, फिर 2 दिन और, फिर सोमवार को और भी कोई नेशनल त्योहार पड़ गया ले तो गया। ठीक है, तो वर्किंग डे को काउंट किया जाएगा इन 24 घंटों में। ठीक है, अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 25 से लेके 28। ठीक है, ये है इसका आंसर। 23 से लेके 24 में क्या है, शोषण है। 19 से लेके 22 में क्या है, स्वतंत्रता है। 14 से 18 में क्या है, समानता। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है तो याद होना चाहिए ना, उसके बाद भी अगर याद नहीं हुआ तो क्या बोले। दूसरा सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। कौन सा बताओ, 24, 25, 26, 27। तो आर्टिकल 25। तो जो सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, छोटा सा आप चाकू टाइप का देखे होगे, तो वो आर्टिकल 25 के तहत उनके धर्म के रूप में आचरण है। ठीक है, और आर्टिकल 25 में और भी क्या क्या बातें लिखी गई है कि आप जिस भी धर्म को मानते हो मान सकते हो, धर्म परिवर्तन करना है कर सकते हो। ठीक है, जिसको भगवान मानना चाहते हो उसको भगवान मान सकते हो। ये सब आर्टिकल 25 में हमको स्वतंत्रता दी गई है, समझे। फिर देखो, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में दिए गए, 29 और 30 में। देखो आर्टिकल 29 और 30 किसका अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है 29 और 30, और 29 और 30 बेसिकली ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए, किसके लिए, अल्पसंख्यक। तो 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक से। और यहां पर दोनों आर्टिकल के बारे में बात कर दी गई है, संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद के शिक्षण संस्था। ठीक है, अब ये संस्कृति का जो संरक्षण है, ये इतनी बात बस जो है ना वो आर्टिकल 29 में आ जाएगा, इतनी बात। और उसके आगे की जो बात लिखी गई है, शिक्षण संस्था की स्थापना और संचालन, ये आर्टिकल 30 में आ जाएगा। समझ आया।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30। ठीक है, अल्पसंख्यक से दो ही आर्टिकल, एक 29 और एक 30। ठीक है, 29 वाला भी साइड रखो, 30 वाला क्या है? अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्था को स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, जैसे देखना मुस्लिम धर्म के लोग जो रहते हैं वो मदरसे की स्थापना करते हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30 के तहत मदरसे की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया है भाई? आर्टिकल 32 में। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा भी कहा था। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, ठीक, इसके बारे में डिटेल आगे वाले क्वेश्चन में आएगा तो पढ़ेंगे। अब देखो वैसी सवाल, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? बताओ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 32, अभी तो पढ़े। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, 25। संपत्ति का 300 है भाई, 200 है नहीं। और शिक्षा का अधिकार 21A। समझ गए? ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बताओ कौन सा रिट जारी कर सकते हैं? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोरी, को वारंटो? बताओ, हैबिस कॉर्पस। ठीक है, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो जैसे ही जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो आर्टिकल 32 के तहत वो 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, आपको राहत देने के लिए 5 तरीके का रिट जारी करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और हाई कोर्ट के पास जाओगे तो वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। क्लियर? कितने तरीके के? 5 तरीके के रिट। ठीक, अब देखो उन 5 तरीकों में यहां पर तो 4 रिट लिखा है, कौन सा रिट नहीं लिखा है ये बताओ? कौन सा रिट नहीं लिखा है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बस नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये मैं प्रोहिबिशन को लिख दिया तो आर्टिकल 32 में जो 5 तरीके के रिट जारी होते हैं वो 5 तरीके के रिट ये हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 32 के तहत जारी किए जाते हैं। अब हमारे सवाल का उत्तर क्या है? हमारे सवाल का उत्तर है हैबिस कॉर्पस। क्या लिखा है सवाल? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन से रिट याचिका में दायर की जा सकती है? तो हैबिस कॉर्पस में। हैबिस कॉर्पस रिट का यूज तब करोगे जब जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया हो। ठीक है, इसके कैसे गिरफ्तार कर लिया होगा? इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो तो उस व्यक्ति के द्वारा या उसके परिजन के द्वारा, दोस्त या रिश्तेदार के द्वारा कौन सा रिट किसके लिए अप्लाई करेंगे? वो हैबिस कॉर्पस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना, इसका मतलब है सुशरीर प्रस्तुत करना, सुशरीर प्रस्तुत करना। इस रेट का फायदा कब मिलेगा? जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से क्या कर लिया हो? गिरफ्तार कर लिया हो। ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। ठीक है, परमादेश, इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं।
अब मेरे को बाकी का मतलब भी बता दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी तो लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? टू शरीर प्रस्तुत करना, इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव द बॉडी। अधिकार परीक्षा को वारंटो का मतलब क्या होता है? किस अधिकार से, इसका मतलब होता है किस किस अधिकार से। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचना देना। क्या होता है? सूचना देना। इसके नीचे एक और आ जाएगा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या बोलते हैं? मना करना। किस चीज के लिए? आगे पता चलेगा क्यों मना करना है। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर है क्या? बी, परमादेश, जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो है, कोई व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी, वो आपके काम को नहीं कर रहा है, या जो उसका दायित्व है काम करने का वो उसको अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा उसको आदेश दिया जाएगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप इस काम को करो, तब वो उस काम को करेगा। ठीक है, तो यह है परमादेश का मतलब। ठीक, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए। अधिकार परीक्षा को वारंटो, जिसका मतलब क्या है? किस अधिकार से। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी पद को गलत तरीके से धारण किया है, जिसका वो हकदार नहीं है, गलत तरीके से उस पद पे काम कर रहा है, तो ये वाले रिट का यूज किया जाएगा, को वारंटो। फिर उसको ये बताना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि मैं इस पद में कैसे आया। अगर नहीं बता पाया तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। अभी बताया ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? किसी व्यक्ति को या सार्वजनिक संस्था जो भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको आदेश देगा कि अपने कर्तव्य का क्या कर, पालन कर। तो किसमें? परमादेश में। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देगा तो अपने कर्तव्य का पालन कर। ठीक है, तो कौन से रीट का यूज किया है? परमादेश का, जिसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। अगला सवाल 50वां, न्यायालय द्वारा दिए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? देखो, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। क्या सही है ये तो नहीं है सही। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। नहीं, ये छोड़ना पकड़ना तो नहीं था। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। नहीं, ये तो किसी दूसरे रिट में है। किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। यह सही है। कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो उसको आदेश देंगे अपने कर्तव्य का क्या कर, पालन कर। ठीक है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, शोषण। तो इसका उत्तर है संपत्ति का अधिकार नहीं आता। इसको हमने मौलिक अधिकार के कैटेगरी से हटा के किसका अधिकार बना दिया? ये बन गया विधिक अधिकार, या फिर बोलेंगे कानून अधिकार, कानूनी अधिकार, है ना। कौन से आर्टिकल में आता है अब ये? 300A। कौन से भाग में आता है ये? भाग 12। आ रहे समझ? ये बाकी है ना। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है? समझो, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, ये भी है है ये नहीं है। तो आंसर ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नागरिकता वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है?
कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। और कौन से भाग में चले गया ये? भाग 12 में है संपत्ति का अधिकार। कौन से आर्टिकल में है ये? 300A में है। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन करके इसको लाया गया? 44वां। कब हुआ? 1978 में। ठीक है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बताओ कौन सा आएगा? 44वां। ऑप्शन बी 44वां। क्लियर है? ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? क्या है? क्या है? विधिक अधिकार है। दोनों मत कर देना। ठीक है, ये विधिक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? 300 का। ठीक है। कौन सा भाग है? भाग 12। ठीक है। भाग 12 नहीं, भाग 12। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाब, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? कौन से आर्टिकल में बताओ? हाँ, 15। ठीक है। आर्टिकल 15। भेदभाव नहीं करना है, बताया था ना। आर्टिकल 15 में ये बोला है ना, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, ये 5 आधारों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर यह भी बोला गया था कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेस में जो भी आ जाएगा, कुआं, तालाब, ठीक है, मॉल, पार्क, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। डी मार्ट भी, सब अंदर जाते हो ना, किसी को रोक थोड़ी देते हैं। ठीक है, रोकेंगे तब जब आप खरीद लोगे और पैसा नहीं दोगे। ठीक है। तो जितने भी पब्लिक प्लेस में, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 15 में बताया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताओ कौन मैच नहीं कर रहा है? कौन मैच नहीं कर रहा है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, सही है। आर्टिकल 23 गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये तो गलत है। ये गिरफ्तारी वाला कौन सा आर्टिकल था भाई? वो तो आर्टिकल 22 था गिरफ्तारी वाला। 25 वाला सही है, धर्म, और 29 वाला अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ये गिरफ्तारी वाला मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 23 लिखा है, लेकिन आर्टिकल 23 ना होके क्या होगा? आर्टिकल 22। देखो क्वेश्चन एक ही रहता है, घूम फिर के बार बार वो आते जा रहा है। देख रहे हो कि नहीं? अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी लोगों के पास क्या नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? बताओ। विधि के समक्ष समानता 14 वाला है। 14 और 20 से लेकर 28, ये सब तो उनके पास है, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19, ये सिर्फ भारतीयों को मिला है। भारतीयों को क्या मिला है? 15, 16, 19, 29, 30, ये हमको मिला है। तो ये 19 किस में आ रहा है? ये विदेशी लोगों को तो नहीं मिला होगा। विदेशी को क्या मिला है? 14 और 20 से लेके, तो ये 14 वाला इनको मिला है। देखो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये 21 में आता है, ये भी उनको मिला है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये उनको मिला है। देखो ये आ जा रहा है ना, 20 से लेकर 28, तो 21, 23, 24 आ गया, और 14 भी आ गया, तो बचा 19 जो विदेशी लोगों के पास नहीं है। वो किसके पास है? हमारे पास है। हम कौन है? भारतीय नागरिक। ठीक है। अब इसका सवाल का जवाब दो, ये 2-3 बार आ गया। 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। डीपीएसपी में, मूल अधिकार में, संविधिक अधिकार में, या किसी में नहीं? मूल अधिकार, आर्टिकल 21A। कब जोड़ा गया आर्टिकल 21A को? 86 2002। ये बच्चे वाला जो भी संशोधन आएगा ना, 86 कर लेना।
ठीक है, बच्चे वाला जो भी आएगा ना 86। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वाले लोग चले गए क्या क्लास से? संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबिस कॉर्पस समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है बताओ? केवल उच्च न्यायालय के पास, केवल हाई कोर्ट के पास, या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, या दोनों के पास? तो किसके पास है? दोनों के पास। मैं क्या बोला था, रिट तो दोनों जारी कर सकते हैं ना, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, तो इसका आंसर है दोनों। ठीक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 डी किससे संबंधित है? डी बताओ। बताओ, तो ऑप्शन ए 19 का डी। ठीक है, 19 का डी किससे? समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। आवागमन मतलब घूमने फिरने का। अब देखो 19 का ए क्या बोलता है, ए यहां लिखा है क्या? ये देखो, ये 19 का ए है। ठीक है, ये 19 ए है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर बी क्या है? ये 19 का बी है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। फिर 3 क्या था? संघ या संगठन बनाने का, जो यहां नहीं लिखा है। ठीक है, तो 19 का ये भाषण एवं अभिव्यक्ति, इसी के अंदर कौन आ गया था? इसी के अंदर वो आ गया था ना, प्रेस, समाचार पत्र, इसी के अंदर आया था। बी में क्या लिखा है? शांतिपूर्ण बैठक। ठीक है, शांतिपूर्ण बैठक कर सकते हैं बिना हथियारों के। ठीक है, बिना महिलाओं के कौन बोला? शांतिपूर्ण बैठक करना है तो बिना हथियारों करना है। ठीक है भाई। सी क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, डी क्या है? आवागमन या घूमने फिरने की, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 19 डी। ई क्या है? रहने बसने। और एफ क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता। कोई भी आप व्यापार कर सकते हो, है ना, कोई भी पेशा या कार्य क्षेत्र को अपनाने का अधिकार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? शिक्षा का, अभी बताया था, आर्टिकल 21 ए, 21 ए। ठीक है, क्या देता है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को देना है शिक्षा। और कौन सा अमेंडमेंट है बताओ? 21 ए को कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया? अभी तो बताया था ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ये कैसा निषेध है? पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, युक्ति युक्त निषेध, नैतिक निषेध? बताओ। पूर्ण निषेध मतलब पूरी तरीके से बंद, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताओ, सूची 1 सूची 2 को मिलाओ। समता का अधिकार, वाक का अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबको पता है समता का अधिकार कौन सा है? 14 से 18, तो ये मिलता जुलता है ना, तो ए का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन तो ऐसी कट गया और बी ऑप्शन ऐसी कट गया, बचे 2 ऑप्शन, है ना। फिर वाक का अधिकार मतलब वही भाषण एवं अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? 19। तो बी का क्या है? 4। अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? सी। तो आंसर क्या होगा? सी। यहां पर बी का 3 है। अब देखो, धर्म की स्वतंत्रता, ये कौन सा आर्टिकल है? 25, तो देखो सी का 2 दिया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, तो डी का 3। ठीक, मिलाने आ जाएगा। तो आर्टिकल याद होगा तभी तो मिला पाओगे।
ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? बताओ कौन है? 23। आर्टिकल 23 में दो बात बोला गया था। क्या? मानव व्यापार और बालात श्रम। मानव व्यापार के बारे में बात करता है आर्टिकल 23 और बालात श्रम। ठीक है। मानव व्यापार का मतलब इंसानों को सामानों के जैसे खरीदा बेचा ना जाए। ठीक है, यह बोला गया था, उस पर रोक लगाया गया था। और बालात श्रम मतलब किसी को भी आप फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। तो बालात श्रम में तीन चीजें आती थी। तीन चीजें क्या? किसी से फ्री में काम कराओगे वो भी बालात श्रम कहलाएगा, फोर्स लेबर कहलाएगा। किसी को फ्री में काम करा लिए। दूसरा, काम तो करवाए, पैसा भी दिए, लेकिन जितना पैसा देना था उतना नहीं दिए, कम दिए, तो ये भी क्या है? बालात श्रम है। पहला, काम करवाए फ्री में, कुछ भी नहीं दिए तो फ्री में काम करवा लिए, ये भी बालात श्रम। काम करवाए, जितना पैसा देना था उतना नहीं दिए, कम दिए, ये भी बालात श्रम। या उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हो, मतलब जबरन, लिखा है ना यहां पर, जबरन काम करा रहे हो, ये भी किस में आएगा? आर्टिकल 23 में। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट में उत्तर दीजिए। ठीक, देखो पहला देखो लिखा है उपाधियों का निषेध। कौन से आर्टिकल में बोला गया था? आर्टिकल 18। तो ये 3 आएगा, उपाधियों का निषेध। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध, तो ये प्रबंध वाला है आर्टिकल 26। कौन बोला? 29 बोले थे ना, 26 है ना ये, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, भाषा, तो ये है क्या? 29। शिक्षा का अधिकार, ये 21 है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? तो ये ऑप्शन होगा क्या? डी। ठीक है, समझ रहे हो बात? अगर अल्पसंख्यक की भाषा के बारे में बात किया जाएगा, संस्कृति के बारे में बात किया जाएगा तो 29। अगर अल्पसंख्यक कोई शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं तो आर्टिकल 30। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? 20 के 3 में। ठीक है, 20 का मैं 3 पॉइंट बताया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उसमें से तीसरा पॉइंट क्या था? आप किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, समझ गए? लेकिन इसमें वो आतंकवादी लोग नहीं आएंगे, उसका थोड़ी आप इज्जत करोगे, उसको मजबूर, उसको तो मजबूरी करोगे। ठीक है, तो आतंकवादी लोग इसमें नहीं आएंगे, वो अपवाद हो जाएगा। तो 20 का 1 2 याद है, 20 का 3 तो ये खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। 20 का 1 क्या था? जब कोई गुनाह करता है उस टाइम जो कानून चल रहा था, जिस टाइम वो गुनाह किया उसको उस हिसाब से सजा मिलेगी, उस कानून के हिसाब से जिस टाइम वो गुनाह किया। 20 का 2 क्या है? 1 गलती की 2 सजा नहीं दे सकती, और 3 क्या? खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। यही तो था ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू शब्द में क्या नहीं आता? बौद्ध तो आता है, जैन भी आता है, सिख भी आता है, लेकिन ये पारसी नहीं आता। तो इसका उत्तर क्या? पारसी। तो हिंदू शब्द में कौन कौन आ जाता है? बौद्ध, जैन और सिख, पारसी नहीं आता। ठीक है, मतलब ये 3 के अलावा कोई नहीं आता। सुमिलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, मूल ढांचे का सिद्धांत, और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। अनैतिक व्यापार वाला तो अभी तो पढ़े थे क्या? खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बताया था ना, 23 में तो लिखा ही है। ठीक है, बताओ मौलिक कर्तव्य किस में आएगा? कर्तव्य लिखा है ना, अधिकार नहीं लिखा है। तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है,
अब इसमें ए का 3 एक ही 6, तो ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब ये अधिकार कब मिला, वो केशवानंद भारती वाले केस में मिला। ठीक है, मौलिक अधिकारों में आप संशोधन कर सकते हो। फिर मूल ढांचों का सिद्धांत, ये किस में मिला था, मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, ये इसका आंसर दो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत मतलब बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था, केशवानंद भारती में, बनाम केरल राज्य। मतलब आप संविधान में जहां चेंज करना है करो, लेकिन उससे मूल ढांचा में आप छेड़खानी मत करो, ऐसा बोला गया था। ठीक है, केशवानंद भारती वाले। अब ये देखो फिर से सम्मिलित करने वाला, करो भाई। मानव का दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का दुर्व्यापार, ये कौन से आर्टिकल में आएगा, 23 में आएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है, जो कि गलत नहीं है। सही आंसर क्या है बताओ, यहां पर अनुच्छेद 31 लिखा, लेकिन कौन सा अनुच्छेद आना चाहिए, अनुच्छेद 30 आना चाहिए। 30 आता तो सारे सही हो जाते, क्योंकि अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार मिला है ना, किसमें, 30 में। और 29 में क्या मिला है, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, आर्टिकल 29 में। कौन, अल्पसंख्यक। फिर बाद में इसमें अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक को भी जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग, अवाद योग, लचीला, कठोर, तो ये वाद योग्य है कि नहीं, वाद योग। ठीक है, क्या हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा विचार, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है, 301 है, नहीं वो तो 300 ए था। ठीक है, तो ये कथन क्या है, गलत। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, सही है, विधिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार तो नहीं है, तो ये सही है। तीसरा पॉइंट, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में, जब 300 का जोड़ा गया तो उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया था। अब बताओ कैसे गलत है, बताओ क्यों गलत है, बताओ ना, सुन के नहीं बोलना है, बताओ। तो देखो इसमें कांग्रेस लिखा है ना, ठीक है, ये देखो कांग्रेस अगर नहीं लिखा रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, भाई बोल रहा सही बोल रहा, इंदिरा गांधी थी पहले, लेकिन इस टाइम देखो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस टाइम किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई कांग्रेस के तो नहीं थे। ठीक है, तो इस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो ये वाला पॉइंट भी गलत। अगर यहां पर कांग्रेस नहीं लिखा रहता ना तो ये सही हो जाता, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन भी लिखा है, 300 ए भी लिखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ केवल 2। क्या कर रहा था मैं, चेक कर रहा था कि आपका ध्यान कहां है। ठीक है, मोरारजी देसाई ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, ये भी याद रखना। फिर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में तो किया गया है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, बताओ। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किसमें वर्गीकृत किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म लिखा है तो धर्म नहीं है, शोषण के विरुद्ध ये भी नहीं है, सांस्कृतिक और शिक्षा ये भी नहीं है,
ये समता के अधिकार में आएगा। समता का अधिकार कहां से कहां तक था? 14 से लेकर 18 तक था, और इसके बीच में एक आर्टिकल आता था 15, और उस 15 में क्या बोला गया था? जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, तो यहां पर लिखा ना धर्म, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? समता का अधिकार में किया गया है। अब धर्म धर्म सोच के धर्म की स्वतंत्रता में फट से मत मार देना, ठीक है। अब देखो, ये देखो, निजता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा कथन सही है, गलत? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जिसको किसके अंतर्गत डाला गया है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत डाला गया है, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। तो ये जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, उसको आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया। आर्टिकल 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार देता है, उसके अंदर डाला गया राइट टू प्राइवेसी को। समझ गए बात? अगर आपके प्राइवेसी का हनन होगा तो ये आपकी जीवन जीने के अधिकार को छीन रहा है ना, एक तरीके से। आप चाहते हो ना आपकी प्राइवेसी में कोई ना है, आपके व्हाट्सएप में जो मैसेज है आप ही देखो, कोई और देख लेगा तो आपका जीवन दुर्बल हो जाएगा जीना, हो सकता है कि नहीं? आपके कॉल रिकॉर्डिंग को कोई और सुन लिया तो शादी के पहले वाला, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो आपके जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात है, तो ये राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ठीक है भाई। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई लोगों के लिए और बहन लोगों के लिए भी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति को अधिकार देता है? अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है कौन? तो अपनी पसंद के व्यक्ति से 21, अनुच्छेद 21, अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21, ठीक है। तो मैं क्या बोला था? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, तो इसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है, अपनी पसंद से व्यक्ति से आप शादी भी कर सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। आ रहा समझ में? आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का लड़का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अलग अलग धर्म वाले भी शादी कर सकते हैं, हिंदू धर्म वाला सिख धर्म की लड़की से भी कर सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। ठीक है, समझ आया? तो घर में आपको मना करें तो आप बताना ये हमारा मौलिक अधिकार है। कोई रोक सकता है क्या? रोकेंगे आपको, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता, और पहला ऑप्शन, पहला लाइन है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। आप जो भी धर्म को मानते हो, आर्टिकल 25 के तहत हमको यह अधिकार दिया गया है, हम जो भी धर्म को मानते हैं हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए रैली वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को अधिकार मिला हुआ है, ठीक। दूसरा, सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये तो दिया गया, पहले पढ़े थे ना, सिख लोग जो कृपान धारण करते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। चौथा, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 25 अपने को यह अधिकार देता है कि, देखो इसमें ऑप्शन ए सही है, चौथा वाला ऑप्शन सी नहीं है, सी ऑप्शन जो चौथा पॉइंट था वो सही नहीं था। धर्म परिवर्तन हम खुद अपने मर्जी से कर सकते हैं, कोई हमको धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, ठीक है, वो गलत है। लेकिन आर्टिकल 25 हमको यह अधिकार दिया है कि हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। समझ गए बात? लेकिन धर्म परिवर्तन आप कर सकते हो, लेकिन उसका भी कंडीशन है, फोर्सफुली नहीं करोगे, कोई आपको फोर्स कर रहा है कि कर धर्म परिवर्तन, नहीं,
या लालच दे रहा है आपको, पैसा दे रहा है कि मेरे धर्म में आ जा, ए ले पैसा, तो लालच में भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई लालच में करता पाया गया तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, प्यार में भी नहीं करना है। आप बोल रहे हो प्यार में धर्म परिवर्तन नहीं, समझ रहे हो, किसी और धर्म से आप शादी भी कर लिए तो ये आपके ऊपर है उस धर्म को मानना या नहीं मानना, आप स्वतंत्र हो। समझ रहे हो बात? ठीक, तो इसलिए अपनी समझ में करना है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, समानता के अधिकार में आता है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक आता है, अवसर की समानता आता है, यह आर्थिक समानता नहीं आता। ठीक है, कौन सा समानता नहीं आता? यह आर्थिक समानता नहीं आता। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में कौन से परिकल्पित है? बताओ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला लाइन देखो, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। शोषण के विरुद्ध अधिकार में लिखा गया था ना इसको, है ना? तो ये ऑप्शन सही है, पहला पॉइंट सही है ना। मानव देह का व्यापार नहीं करना है, मतलब इंसान को सामानों के जैसे खरीदना बेचना नहीं है। बंधुआ मजदूरी क्या होता था? पहले के जमाने में किसी को नौकर टाइप का रख लेते थे, जीवन भर उससे मजदूरी करवाते थे, पैसा कौड़ी नहीं देते थे, खाने पीने के लिए दे देते थे, पहनने ओढ़ने के लिए दे देते थे, जब तक वो मन नहीं जाएगा तब तक यहीं रहेगा, वो बंधुआ मजदूरी होता था। तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये तो है। अस्पृश्यता उन्मूलन शोषण के विरुद्ध अधिकार में है? नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा सुरक्षा, यह है? नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये है। ये आर्टिकल 23 में है और ये आर्टिकल 24 में है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? केवल 1 और 4। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। 19, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 14, 19, 21, 25, तो ये 19। संविधान का अनुच्छेद 19, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको ये झंडा फहराने की भी आजादी मिली हुई है। ठीक है, कुछ साल पहले सब लोगों ने अपने घर में झंडा फहराया था कि नहीं? तो वही है, तो इसको याद रखना भाई, अलग से लिख लेना। ये झंडा फहराने की आजादी आर्टिकल 19 के पहले वाले पॉइंट में मिला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति में। आप देखो ये झंडा फहराने की आजादी, ये तो पढ़ाया नहीं सर, ऐसा करके मेरे ऊपर मत आ जाना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ठीक है, बताओ कौन से मामले के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया? तो वो है, बता देता हूं, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था। कौन सा मामला था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। मौलिक अधिकार बताओ, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये तो गलत है। कभी भी निलंबित नहीं होते, ये तो गलत है, हो सकते हैं। प्रधानमंत्री निर्देश देगा तभी निलंबित होगा? नहीं। कौन होता है प्रधानमंत्री? ऐसा है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, इच्छा पर नहीं होते। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अब राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका इच्छा हो रहा है, चलो आज कुछ काम नहीं है, चलो आज निलंबित किया जाए, ऐसा नहीं है। देश में जब आपातकाल लगेगा तभी निलंबित होगा, अपने मन और मर्जी से नहीं होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताओ कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये नियम कानून वाला कहां पढ़े थे अपन? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में और बहुत सारा बोला गया था ना,
कानून शब्द को परिभाषित किया गया था कि कानून के अंदर क्या क्या आएंगे, ये कहां बताया गया हमको, आर्टिकल 13 में। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहां बताया गया, आर्टिकल 13 में, ठीक है। और उसमें यह भी बोला गया था, 13 का पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था बताओ। इसमें बोला था कि संविधान लागू, 13 के 1 में बोला था संविधान लागू होने के पहले जो कानून थे, संविधान लागू होने के पहले जो कानून बनाए गए हैं, अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो जितना उल्लंघन कर रहे उतना उनको क्या कर दो, शून्य कर दो। ये संविधान लागू होने के पहले का कानून। 13(2) में भी सेम बात बोला गया है, लेकिन इसमें बोला गया संविधान लागू होने के बाद का कानून जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो ऐसे कानून को क्या कर दो, शून्य कर दो, जितना हनन कर रहा है उतना शून्य कर दो, ठीक है। तो इतना था मौलिक अधिकार का एमसीक्यू, ठीक है, समझ आया सबको। ओम